हेलो दोस्तों, आज मैं सर्वनायक सीरीज़ के भाग 2 को कवर करूँगा। और इससे पिछले वाले पार्ट्स को मैं भाग 1 में कवर कर चुका हूँ। इस बार मैं इस सीरीज़ के 4 पार्ट को कवर करूँगा, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत बड़ी है, तो एक बार में पूरी सीरीज़ के ऊपर बात कर पाना इम्पॉसिबल ही है। और इसलिए इस सर्वनायक सीरीज़ को कई हिस्सों में वीडियो बना के एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिफ्थ पार्ट का नाम है सर्वमंथन। सिक्स्थ पार्ट का नाम है सर्वसंधि। सेवन्थ पार्ट का नाम है सर्वक्रांति। और भाग 2 के लास्ट पार्ट का नाम है, एट्थ पार्ट का नाम है सर्वशक्ति। और ये सारे मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है, और ये सभी 90 रुपीज़ के MRP वाले हैं। अब मैं एक बार फिर से आपको मतलब क्या है कि फ्रंट का आपने देख लिया, मैं आपको फुल कवर दिखाता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स कि सिर्फ शुरुआत के 2-3 पार्ट्स के बाद ही लगभग जितने पार्ट्स आए हैं उनको सभी डबल स्प्रेड में, मतलब जो कवर जितने कवर बने हैं वो डबल स्प्रेड में बने हैं, मतलब कवर आर्ट। तो ये सर्व मंथन का फुल कवर आर्ट है। बहुत शानदार आर्ट वर्क है इस कवर का। ये सर्वसंधि का फुल कवर आर्ट, अगेन बहुत अच्छा आर्ट वर्क है। सर्व क्रांति, ये इसका फुल कवर आर्ट, अगेन बहुत ही शानदार आर्ट वर्क। और ये है सर्वशक्ति का फुल कवर आर्ट, अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्ट वर्क है। मतलब ऐसे लगा लो कि जितने भी कवर आर्ट्स इस सीरीज़ में आए हैं सभी बहुत बेहतर बन के आए हैं। तो 5वें पार्ट से शुरुआत करते हैं। अब इस पार्ट की शुरुआत ही ऐसा होता है कि जो प्रलंका और धनंजय हैं वो आसाम में किसी भीड़ वन में जा रहे हैं, जिसका पता इनको परमाणु से पता चला था पास्ट में। तो अब यहाँ पे इनको प्रकृति की पुत्री मिलती है। ऑफ कोर्स की प्रोबोट ने इनको भेजा हुआ था प्रकृति की पुत्री को लाने के लिए, ताकि कुछ ऑफ कोर्स की ज़रूरी काम है। और ये प्रकृति है और प्रकृति का ये भाई, और दूसरी तरफ मसीहा अपने ही कुछ लगा हुआ है अपने ही कारनामे करने को। और यहाँ मसीहा को कुछ पावर्स मिली हुई हैं। अब दूसरी तरफ जो अपने हैं कालदूत, ये महारावण से टकरा रहे हैं और पंचनाग भी ज्वाइन कर चुके हैं। बस यही है कि सभी अपने अपने अलग अलग मौक़ों पे सभी अपना कोई ना कोई रोल अदा कर ही रहे हैं। अगेन बहुत बढ़िया कवर आर्ट है, सॉरी डबल स्प्रेड आर्ट वर्क है। और लेटेस्ट पार्ट में अब ऐसे आर्ट वर्क देखने को मिलते नहीं हैं। और यहाँ पे प्रस्तावना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो आप आर्ट वर्क देख रहे हो ये कुछ कुछ आपको नागराज और बुगाकू के कवर पेज की याद दिलाएगा, उसको ही रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। आपको याद है कि लास्ट मतलब इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था कि नागराज और ध्रुव विलेंस के किसी अड्डे में गए होते हैं, जहाँ पे नागपाशा, थोडांगा, किलर, गुरुदेव और बाकी सब करेक्टर होते हैं, क्योंकि इनको विसर्पी को छुड़ाना होता है वहाँ से। और उसी के साथ साथ चुम्बा सम्राट, बोना शैतान, चंडकाल, ऐसे मतलब बहुत सारे विलन्स होते हैं।
और सीन स्विच कर जाता है युगम क्षेत्र में। वही मतलब प्रतिरूपा एक दूसरे लड़ रहे होते हैं इन हीरोज़ के। तो दूसरी तरफ तिरंगा और शुक्राल का अपना वो स्पर्धा चल रही होती है। दोनों के ही जो ये स्पर्धा है वो उनके पास्ट लाइफ से सिंक करता है। ये प्रचंडा का कुछ अनसीन दृश्य। इसमें प्रचंडा के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है जो कि देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये कि अब इसमें क्या इस कंपटीशन का शर्त ये है कि जो अपने 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 थॉट से या फिर अपने इमोशंस से जो ओवरकम करेगा वही जीतेगा। और अगेन वही फिर सीन स्विच हो जाता है धरती की तरफ, जहाँ विस्तृत ब्रह्मा रक्षक विलन से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम का योद्धा है उसने महारावण को जकड़ लिया है। अब यहाँ पे तिरंगा का वो अनटच्ड जो क्या बोलते हैं, सीन बोल लो चाहे मतलब कहानी बोल लो, जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, अनटोल्ड स्टोरी। तो इसमें बताया गया है कि एक्चुअली तिरंगा तिरंगा बनने से पहले कुछ और था। मतलब वो लोग आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था, बट वही बात है कि इसमें वो उसको रॉ एजेंट बना था एक्स स्क्वाड का। तो ये वो बंदा जो इसको रिक्रूट करता है। तो मतलब ठीक है कि शुरुआत में सभी काम बढ़िया हो रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान जो अपना अभय देश पांडे है, इसके हाथ से एक मासूम लड़की की हत्या हो जाती है, जिसकी वजह से जो अपना अभय होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। और वो मतलब इतना वो टूट चुका था, चाहे वो अपनी जान देने को तैयार था, कानून को खुद को अपने को कानून के हवाले करने को तैयार था। तो वो एक्स स्क्वाड के जो होते हैं वो उसकी मेमोरी भुला देते हैं। लेकिन चूँकि अभय देश पांडे दिल से देशभक्त है, तो देश फिर ऑफ कोर्स की उसकी वही प्रवृत्ति देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा के रूप में आई। तो बस वही है कि तिरंगा की जो ये अनछुई कहानी थी वो आज पता चले कि तिरंगा कैसे तिरंगा बना टाइप्स। और दूसरी तरफ ये अपने प्रेत मंडली ड्रैकुला और बोड्रेलो से लड़ रहे हैं। बेबी बीच में कूदी है। अब इसमें क्या होता है, जो ड्रैकुला होता है वो बेबी को काट लेता है और बेबी को अपने ही दल में शामिल कर लेता है। और दूसरी तरफ कालदूत और रोबो के बीच में बहस चल रही है किस चीज़ को लेके, क्योंकि समुद्र मंथन करना है, अशुद्धियों को निकालना, ताकि कुछ बड़ी पावर को हासिल किया जा सके फॉर ग्रेटर गुड। और ये सभी विलेंस और जो विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक है, तो इनको साथ में मिलके काम करना होगा। ये देखो समुद्र मंथन के बारे में जिक्र हुआ है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस हैं। और यहाँ से समुद्र मंथन की शुरुआत हो चुकी है। और दूसरी तरफ युगम क्षेत्र में लगे ही चिड़ी पकड़ी है। वही मैंने बताया था कि इससे पिछले वाली वीडियो में कि हीरोज़ ने पावर्स को स्विच कर लिया है। बहुत मज़ेदार सीक्वेंसेस हैं कि नागराज ने भोकाल की पावर को ली हुई है, भोकाल ने नागराज की पावर को लिया हुआ है। तो ठीक है कि इस चीज़ को ओवरकम कर देते हैं। तो मतलब अब क्या है, मतलब उस सीन के बाद डायरेक्ट अब ये सीन में आ गए हैं कि जो तिरंगा और शुक्राल है वो युगम क्षेत्र में आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक मज़ेदार कैच है कि उस सीन के बाद बीच में क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। तो युगम खुद बोलता है कि
भी कैसे आप उन कैरेक्टर से निपटे, आपको कहाँ टाइम लग गया। तो तिरंगा बोलता है कि तुम्हें ये सब बताने की क्या ज़रूरत है, तुम तो खुद समय के प्रतिपालक हो। और यहाँ पे तिरंगा एक बहुत ही रहस्यमय डायलॉग मारता है कि तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए इन सवालों के जवाब, जिसकी रिप्लाई में युगम बोलता है कि आपने सिद्ध कर दिया कि आप आपसे बेहतर डिटेक्टिव दूसरा कोई नहीं। अब युगम क्षेत्र में वापस लौटने का समय हो गया है। अब सीन क्या है कि जैसे ये लोग युगम क्षेत्र में वापस आते हैं तो मतलब जो अपना ये युगम वो आगे कंपटीशन के बारे में बोलता है, लेकिन जो तिरंगा होता है वो इस कंपटीशन को क्विट करने का बोलता है। तो मतलब क्या है कि जो युगम है कि मतलब उसको उसको वैसे तिरंगा से कुछ खतरा तो हो ही चुका है, लेकिन वो चाहता भी एक तरह से वो कंपटीशन कंटिन्यू करे। लेकिन तिरंगा किस मतलब उसको ना कुछ गहरा राज पता चल गया, जिसकी वजह से वो इस कंपटीशन को क्विट करना चाह रहा है। क्योंकि उस तिरंगा की कोशिश ये है कि वो जल्दी से अपने दल में वापस जाए और जो भी उसको बीच में कोई राज पता चला है वो अपने साथियों को बता सके। लेकिन जो युगम है वो क्या करता है कि तिरंगा को वापस उसके ग्रुप में जाने नहीं देता, बल्कि उसको कैद कर लेता है। अब मेरी थ्योरी यही है कि क्योंकि जैसे मुझे मैंने पहले ही बताया था कि युगम जो ये कंपटीशन करवा रहा है वो अपना खुद मतलब उसका कोई ख़ास मकसद है कि वो इन करैक्टर्स के ज़रिए अपना कोई क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना खुद का काम निकलवा रहा है। ठीक है। और हो सकता है कि ये हीरोज़ के लिए खुद की हित की बात हो या ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो तिरंगा है उसको इस मतलब उस दौरान जो सीन नहीं दिखाया गया हमें इस पार्ट में, मुझे लगता है कि इसको बहुत ही ज़्यादा तिरंगा को गहरा राज पता चल गया युगों के बारे में, जिसकी वजह से उसकी कोशिश है कि वो अपने दल में लौट सके, लेकिन वो लौट नहीं पाया। तो यहाँ पे इसी राज के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। और मज़े की बात देखो कि ये पार्ट साल 2015 में आया था। और इस पार्ट के बाद से अब तक जितने भी पार्ट्स आए हैं तिरंगा का कोई भी मतलब ठीक है कि वैसे तो वर्बली तिरंगा का जिक्र हुआ है, लेकिन तिरंगा खुद दिखा नहीं है इतने पार्ट्स बीत जाने के बावजूद। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और ठीक है कि तिरंगा ने क्विट कर दिया तो तिरंगा वर्ष शुक्राज यहीं समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे ये देव और राक्षसों के बीच में इस चीज़ को लेके बहस चल रही होती है, जिसकी वजह से जो ये राक्षस है वो शंबुक वो युगम से बहस करने लगता है। तो युगम पूर फुल ऑन एंग्री मोड में आ जाता है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। तो मतलब युगम चाहता है कि इनके कैरेक्टरों के बीच में सर्वसंधि हो जाए। तो ठीक है, ना चाहते हुए भी इन लोगों को सर्वसंधि करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ धरती पे भेड़ाक्ष का आगमन हो चुका है। तो बस ये भी अपने अपने किसी मोटिव से लगे हुए हैं। काफ़ी सारे विलन्स को देखने का हमें मौका मिल रहा है जो हीरोज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब क्या है कि तिरंगा को तो ठीक है कि वो कैद कर लिया, तो अब नागराज सीधा युगम के पास पहुंचता है। वो पूछता है कि कहाँ गया तिरंगा। तो यहाँ पे ये युगम अटपटा जवाब देता है। तो नागराज को ये बात पसंद आती नहीं है। तो मतलब क्या है कि युगम ये बात बोलता है कि तिरंगा ने क्विट किया, तो उसने मतलब वो गेम के रूल को वायलेट किया है, जिसकी वजह से उसको ऐसा उसको कैद करना पड़ा। मतलब वो युगम तिरंगा को कैद करने का जो बहाना मतलब अलग से बहाना बना रहा है कि उसने ऐसा किया, लेकिन नारा ये बोलता है कि लेकिन सिर्फ तिरंगा ने क्यों, उससे पहले त्रिशूल देवी ने भी ये काम किया था। क्योंकि जब शक्ति वर्सेस त्रिशूल देव हुआ था तो त्रिशूल देव ने भी गेम को क्विट किया था, तब उसको कैद नहीं किया गया था। तो अब क्या है कि नागराज के ये सवाल उठाने के बाद तो युगम बोलते हैं सभी के लिए नियम सेम है। तो वो क्या करता है वो त्रिशूल देव को वहाँ से उठवा लेता है।
लेकिन मतलब मज़े की बात यही है कि अब युगम ने या इस मोमेंट पे ये बहाना लगाया है कि उसने तिरंगा ने वॉलेट के इसलिए उसको कैद किया, लेकिन कृष्णदेव को कैद नहीं किया था। अब सीधी सी बात है कि गेम का कोई लेना देना तो नहीं है इससे, और भी ये चीज़ पक्की होती है कि तिरंगा को कुछ गहरा रास्ता चला है। तो अब डिस्कशन ये है कि आगे कौन उतरेगा इधर, मतलब क्या कि योद्धा और शुक्राल के बीच में बहस चल रही होती है। तो पुराने लोग योद्धा को उतारते हैं और जो अपने प्रेजेंट के हीरोज़ हैं वो डोगा को उतारते हैं। अब बहुत चीयर अप होता है इस चीज़ के लिए। अब जो पहली कंपटीशन है वो है हीरो का पठार बली, वही जो जितनी बार पटखनी देगा वो जीतेगा। मतलब डोगा वर्सेस योद्धा में जितने भी कंपटीशन हुए हैं सबसे ज़्यादा मज़ेदार मुझे यही वाला लगा। हालांकि बाकी कंपटीशन में मज़ेदार है लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार यही वाला है। बहुत ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस है इस स्पर्धा में, जो कि अब खुद पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। और यहाँ पे जैसे दोनों आपस में हैंड टू हैंड में, मतलब कि ऑफ कोर्स कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो हुई है लड़ाई में। अब क्या है कि दोनों यहाँ पे भी भिड़ रहे हैं। तो योद्धा का डायलॉग ये है कि सिर्फ मात्र युद्ध शैली में नहीं, इच्छा शक्ति और शारीरिक बल के भी स्वामी है डोगा। मतलब तारीफ चल रही होती है जो कि देखना बहुत बढ़िया लगता है। तो समहाउ ये कंपटीशन यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है और जीता योद्धा है इस स्पर्धा को, लेकिन डोगा को भी बराबर के उसको बराबर से रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ऑफ कोर्स कि गेम में हार जीत नहीं होता, मेन चीज़ होती है कि आपका डेडिकेशन क्या है, कितना डेडिकेशन। तो नेक्स्ट कंपटीशन है यहाँ पे, और इधर शंभू और उसके गुरुदेव के बीच में कोई डिस्कशन चल रहा होता है। और यहाँ पे महामानव हरू प्राणियों से, महामानव गलीचा हरू प्राणियों से निपट रहे होते हैं। ये भी कंपटीशन काफ़ी मज़ेदार है जो भी चल रहा है, ये देखने भी कौन कैसे जीतेगा। एक्चुअली जो छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं ये लघु घाती, मतलब कोई कॉमिक आई होगी पास्ट में, मैंने पढ़ी नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जानने के लिए पढ़े भोकाल का पूर्व प्रकाशित कॉमिक लघु घाती। और यहाँ पे मतलब क्या है कि वो कंपटीशन भी समाप्त हो जाता है। तो इधर वो कॉमेडी चलती है कि युद्ध डोगो पर प्रणाम करता है। और यहाँ पे एंथनी और प्रेतंकुल को होश में लाया जाता है लोरी कपाल कुंडला के द्वारा। मतलब इनका भी अलग से मिशन चल रहा होता है ड्रैकुला को रोकने के लिए, जो कि देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। फेसलेस भी ज्वाइन कर चुके हैं इन सबको, और इसके आगे वाले नेक्स्ट कंपटीशन भी चालू हो चुका है। ये भी काफ़ी अच्छा था कंपटीशन। बहुत ही मज़ेदार कंपटीशन है। डोगा तीर कमान और ये शायद गदा टाइप कुछ है, और जो योद्धा है वो फुल ऑन मॉडर्न वेपन से लोडेड, बहुत ही शानदार ये भी था। पहली बार मतलब क्या है कि डोगा को ऐसे हथियार को यूज़ करते हुए देखा है। अच्छा ये ढाल है उसके पास, नहीं ढाल भी है उसके पास, अच्छा है, बढ़िया है। और क्या है कि मतलब इस लड़ाई में दौरान ना क्या होता है कि डोगा और योद्धा दोनों मूर्छित हो जाते हैं। अब क्या है कि इनको जगाने का एक ही तरीका होता है कि मतलब कोई जड़ी बूटी लानी होती है, जिसके लिए मतलब क्या होता है कि
अश्वराज और भेड़िया को उतारा रहता है कि वो उस चमत्कारी जड़ी बूटी को लेके आए। तो मतलब हालांकि अभी अश्वराज वर्सेस भेड़िया चालू नहीं हुआ, बस एक छोटा सा ये टीज़र ट्रेलर है। और इधर गबर भी नाजुत अलग से ही ऊपर में झंडों से निपट रहे होते हैं। अब क्या है कि ये दोनों करेक्टर्स ग्रहणों के वश में आ चुके हैं, गगन और विराजदूत। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म। अगला पार्ट सर्वक्रांति। कहानी की शुरुआत फार फ्यूचर में साल 5099 में। यहाँ पे लिखा है रिमेन्स ऑफ स्वर्ण नगरी। वही ना कि जो धनंजय के जो वंशज है वो ध्रुव के वंश को पसंद नहीं करते अब, क्योंकि कुछ हुआ था पास्ट में। और दूसरी तरफ डोगा योद्धा को जगाने के लिए भेड़े और अश्वराज में एक रेस लग जाती है। और धरती पे दूसरी तरफ जो अपने कालदूत विलन्स और रडिग हैं, ये समुद्र मंथन कर रहे होते हैं और एक एक अशुद्धि को निकाल रहे होते हैं। और जो ये वाला कंपटीशन ना, ये मतलब चमत्कारी जड़ी बूटियों वाला बहुत ही मज़ेदार होता है। अलग अलग मुसीबतों से डील करना पड़ता है, लेकिन हाँ जहाँ मौका आता तो ये एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। जैसे पहले अश्वराज ने भेड़िया को बचाया, ठीक है, फिर बाद में भेड़िया ने अश्वराज को बचाया। बहुत ही एक अच्छा सीन है कि हाँ भले ही ये लोग कंपटीशन, कोई भी हीरोज़ आप कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन है तो ये लोग मानवता के रक्षक ही। बहुत ही ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है। अब हाँ ऑफ कोर्स क्या, इनको एक दूसरे से लड़ना ही पड़ेगा कंपटीशन वो चीज़ हासिल करने के लिए। अगेन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्शन सीक्वेंस। हालांकि मतलब भेड़िया ने खोज निकाला था, लेकिन हाँ अश्वराज को ये मतलब क्या है कि अश्वराज मतलब देखो, ढूंढा तो भेड़िया ने था लेकिन बाजी मार गया अश्वराज। तो यही है कि हाँ एक तरह से दोनों का ही हक बनता है। तो ठीक है कि दोनों की फिर जो भी सीन घटित हुआ था, तो इससे क्या हुआ कि दोनों को ही जगाया जाता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था, जगाने वो अब खुद ही पढ़ के निकाल लोगे। अब नेक्स्ट कंपटीशन है ईगा ग्रह पे। ये भी एक बहुत मज़ेदार कंपटीशन था। और दूसरी तरफ गर्भगृह में वार के हेडक्वार्टर में प्रेजेंट टाइम में विलन्स का हमला हो जाता है। तो ये भी एक बहुत मज़ेदार एक्शन सीक्वेंस था यहाँ पे। बैडमैन, सिल्विया गन मास्टर की बेटी। यहाँ पे कहेगी क्योंकि ऑफ कोर्स कि बहुत आपस में लड़ रहे होते हैं, तो मतलब एक फनी डायलॉग है कि फाइट टू किल, और नीचे बैटमैन की तरफ से चिंदिया उड़ा 2 सालों की। मतलब ठीक है, हीरोज और विलेंस के बीच में लड़ाई। जहाँ तक मुझे याद है कि सिल्विया को क्लासिक नॉलेज कॉमिक्स के बाद इस सीरीज़ में डायरेक्ट देखने को मिला है।
मतलब उस मतलब क्लासिक नाराज कॉमिक्स में बस वही फिर आया नागदंत के बाद। जहाँ तक मुझे याद है कि कभी सिल्विया को देखा नहीं गया था। इसी पार्ट में सिल्विया की री एंट्री हुई है। बढ़िया है। और इगाग्रा है, यहाँ पे भी कंपटीशन है जैसे मैं बताया। पर क्या है वो देखना पड़ेगा आपको। ऑफ कोर्स कंपटीशन है तो एक दूसरे लड़ाई तो होगी ही होगी। आर्ट वर्क सही में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। कलरिंग सब कुछ बढ़िया। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि ये सीरीज़ बिग साइज़ में आना डिज़र्व करती है। हाँ ऑफ कोर्स कि न्यू पार्ट्स बिग साइज़ में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो प्रीवियस पार्ट्स हैं जो ओरिजिनल आर सी के अंडर आए हुए हैं उनको भी जो आर सी एस जी का साइज़ है उस साइज़ में कॉमिक्स इन सभी पार्ट्स को रिप्रिंट करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कनेक्शंस हैं हर एक पार्ट्स में। अब ठीक है कि अब अगले कंपटीशन के लिए लोग तैयार होते हैं। और अब है हैंड रेसलिंग की, मतलब पंजा लड़ने का कंपटीशन। और दूसरी तरफ फार फ्यूचर में चंडकाल और मुझे इस करेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा कि ये कौन है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे त्रिफना मूर्ति का जिक्र हुआ है। तो मतलब क्या है कि अब देर से उसी फार फ्यूचर में नागराज के बेटे नागिश की एंट्री हो जाती है और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट सर्वशक्ति और इस भाग की लास्ट कॉमिक का वीडियो। अब वही कि निशाचर का आगमन हो जाता है इस पार्ट में। और इधर लोरी एंथनी जो बाकी लोग जो सीन में थे अब ये भी अपने अलग मिशन में है। क्या है वो सब देखने के लिए आपको कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। और ये निशाचर से एक पास्ट मतलब पास्ट का सीक्वेंस है कि वो उस कॉमिक में डोगा और ध्रुव ने कैसे निशाचर को हराया था, उसका एक छोटा सा रेफरेंस। ये सीरीज़ सही में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अगर ये सीरीज़ कंटिन्यूसली मतलब जैसे एक साल जैसे एक मैंने जितना मैंने आपको एक बार बताया था कि एक टाइम ऐसा आया था कि एक साल में 4 पार्ट्स आते थे। चलो ठीक है कि ऐसा भी होता कि एक साल में 3 पार्ट्स भी आते थे, पर एक क्या है कि कॉन्टीन्यूटी बनी रहती थी तो वो हाइप बरकरार रहता था। लेकिन अब जैसे ऑफ कोर्स कि आर्थिक डिवीजन के बाद सिर्फ 3 ही पार्ट्स आए मेन सीरीज़ में, वो भी साल 2022 में। 23-24 खाली चला गया और 25 चालू हो चुका है, तो अभी तक अपकमिंग पार्ट्स का कोई कोई पता ही नहीं है भी कहाँ है। बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे हैंड रेसलिंग शुरू हो जाती है तो इसमें भी बड़ा मज़ेदार चीज़ हो रहा होता है कुछ। जो शंबुक है ना, ये मतलब हालांकि इसको डोगा की साइड में ये डोगा की साइड में है, लेकिन ये चीटिंग करता है। मतलब शंभू डोगो को पता ही नहीं है कि उसके ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब इस चीज़ से बचने के लिए जो युगम है वो दोनों दिलों के अपने बंदों को बताता है। तो वो क्या होता है कि फिर से ये लोग गहन डिस्कस करते करते ऑफ कोर्स कि दोनों ही नायक है तो चीटिंग किसी को बर्दाश्त नहीं है। हालांकि डोगो और योदो को पता ही नहीं है कि ये ऐसा चल रहा है। तो ये फिर से क्या करते हैं कि परमाणु और प्रचंडा को उतारते हैं मैदान में। लेकिन इस वक्त इन दोनों का काम है उस चीज़ को रोकना। पहले एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं ये लोग गलतफहमी के चक्कर में, पर बाद में इनको साथ में काम करना होता है।
ये देख के अच्छा लगा कि प्रीवियस पार्ट के बाद दोबारा परमाणु वर्षे प्रचंडा देखने को मिला। ठीक है, शंभू की चाल नाकाम हो जाती है और ऑफ कोर्स की योद्धा को जितना था ही। अब क्या है कि ये कंपटीशन यहीं पे ख़त्म हो जाए डोगा वर्सेस योद्धा, लेकिन जो अपना युगम है वो बोलता है कि डोगा वर्स मतलब फ्यूचर में डोगा वर्सेस योद्धा, मतलब डोगा और योद्धा को दोनों को आपस में फिर से मौका मिलेगा किस चीज़ में आपस में लड़ने का। ये देखो, जैसे मतलब डोगो को पता नहीं, डोगो को पता था ही नहीं कि अ, मतलब शंभुक चाल चल रहा है, तो डोगा बोलता है कि ये फेयर फाइट नहीं है, मुझे रीमैच चाहिए। तो वो बोलते हैं कि रीमैच तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये देखो, सरुनाई पड़ते हो में अब आप दोनों का मुकाबला समाप्त हो चुका है, परंतु निश्चित रहे एक दूसरे की शक्तियाँ तोलने का मौका समय आप दोनों को अतिशीघ्र देगा। ऑफ कोर्स कि आगे चल के, हालांकि अभी तक ये काम हुआ नहीं है जितने पार्ट्स हैं, लेकिन आगे चल के मतलब इस कथन के अकॉर्डिंग डोगा वर्सेस योद्धा एक बार दोबारा से होगा। तो अब कंपटीशन में बारी आती है भेड़िया और योद्धा की, सॉरी भेड़िया और अश्वराज की। जब पिछले प्रीवियस में और एक तरह टीजर ट्रेलर का काम किया था भी। ऑफकोर्स की डोगा वर्सेस योद्धा के बाद इन्हीं दोनों का नंबर लगना था, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा इनके बीच में भी। एक्शन सीक्वेंसेस भर भर के दिए गए हैं। ये देखिए, और हाँ इमोशनल एंगल भी बहुत भर भर के निकल के आ गए यहाँ पे इनके कंपटीशन के बीच में। मोबस और फोबस, अब आप समझ लो कि मोबस और फोबस आगे है तो क्या होने वाला आगे चल के, कि ऑफ कोर्स कि ये दोनों ही पशु मानव है। जैसे भेड़िया आधा इंसान आधा जानवर, वही अश्वराज का आधा इंसान और आधा जानवर। तो यहाँ पर तो क्या है कि जैन की मेमोरीज को रिवाइव किया गया है, मतलब भेड़िया की याद कर रहा है कि कैसे जैन कैसे कोबी और भेड़िया जैसे एक दूसरे लड़ते थे पास में, जैन कैसे इन दोनों को मिलाने की कोशिश करती थी, फिर बाद में दोनों एक भी हो गए थे ये अमर प्रेम सीरीज़ में। तो ऑफ कोर्स कि उस सीरीज़ में भेड़िया जैन को खो देता है। ये वो भेड़िया जिसने अभी तक वन रक्षक शापित रक्षक उस इवेंट को फेस नहीं किया अभी तक। तो बस यही कंपटीशन के इमोशन एंगल के साथ ही है। तो इधर क्या होता है कि मोबस और फोबस अपना काम तो कर जाते हैं। अब क्या है कि इन दोनों के शरीर में खिंचाव पैदा होता है। अब क्या है कि एक टाइम सिचुएशन होता है तो भेड़िया के मुंह से ओ नहीं कहीं फिर से तो नहीं आ रहा, और अगले सीन में धमाका, कोबी की री एंट्री हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे सद्धम उसकी गैंग कुछ कर रही होती है, और यहाँ पे समुद्र मंथन चल रहा था दूसरी तरफ। तो पहले तो ऑफ कोर्स कि आप शुरुआत में इन लोगों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन बाद में इनको मिल के काम करना ही पड़ता है ताकि अच्छे के लिए, मतलब फॉर बेटर गुड, तो इनको एक साथ में काम करना ही पड़ेगा। उधर ड्रैकुला सद्धम बोड्रेलो ये लोग अपने ही मिशन में लगे होते हैं। और यहाँ पे अघोरी की एंट्री हो जाती है, और दूसरी तरफ वही जो वो सीन था प्रकृति की बेटी खुद प्रकृति, उसका भाई प्रलंका धनंजय, उसका कॉन्टेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये डबल स्प्रेड आर्ट वर्क अगेन बहुत ही ज़्यादा शानदार।
आर्टो से में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, कलरिंग इफेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है। तो समझो ये सीन ये मतलब क्या कि हो जाता है, क्या ऐसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये कॉमिक खुद ही पढ़नी पड़ेगी। हर एक सीन का अपना अपना वैल्यू है। शुरुआत में जब ये सीरीज़ पहली बार आई थी सर्वनाइक सीरीज़, तो जैसे मतलब ऑफकोर्स कि सर्वनाइक सीरीज़ को यही बोल के बोला गया था कि सभी हीरोज आपस में टकराएंगे। ऑफकोर्स फिर बाद में क्या हुआ कि जिस जिस मोमेंट में ये लोग लड़ रहे हैं, तो उस दौरान बाकी लोग क्या कर रहे हो, पहले मुझे लगता है कि ये फालतू चीज़ है, बट हाँ बाद में उसके कुछ सालों के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सभी इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है। और इधर गर्भगृह में हिंदू वर्सेस मुसलमान चल रहा होता है, तो दंगे फैल रहे होते हैं। तो अदरक चाचा, धनिया चाचा, काले चाचा, मिर्च चाचा, मैं सभी लोग रोकने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर ही पत्थरबारी होती है। तो इधर जो रहस्यमय करेक्टर्स जब बोलते हैं कि लोगों को समझ में आता है कि सिचुएशन टाइट है, पर इनको यही भी लग रहता है। तो वो दो रहस्यमय करेक्टर होते हैं, गमराज और उसका चेला, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो इसी पार्ट में इन दोनों करेक्टरों की एंट्री हो जाती है। तो ये लोग दंगा फसाद रोक देते हैं इन करेक्टरों का। जो दंगा चल रहा था उनको रोक देते हैं ये गमराज वगैरह। और दूसरी तरफ कमिश्नर राजन किसी से मिलने आया होता है, किस चीज़ से चलते, तो वो कौन निकलता है, सुप्रीम हेड, जिसको आपने क्राइम किंग कॉमिक्स में देखा था और कालचक्र में। और इसके साथ कौन होता है, किंग लूना, भेड़िया का विलन। ये देखिए, किंग लूना व रक्त बीजों के जाने जाने के लिए पड़े, तिलंगे, मैं हूँ भेड़िया, किंग लूना और मल्टीस्टार विशेषांक रक्त बीज। और इन लोग अब राजन और इनके बीच में कैसे ये सब हुआ, क्यों हुआ, वो जानना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने यांत्रिक रक्त बीज बनाए हैं, जिसको ये देख के शौक हो जाता है। अब अगर आप देखो तो ये नागराज, भेड़िया और शक्ति, और इसी पार्ट से ही बांकेलाल की एंट्री हो जाती है। और ऑफ कोर्स बांकेलाल है तो कॉमेडी तो होगी ही होगी। और सही में उस दौरान बांकेलाल का ये सीक्वेंस देख के बहुत अच्छा लगा था। और बांकेलाल तो सडनली आउट ऑफ चेंज हो गया। बांकेलाल मतलब बांकेलाल भी त्रिफला मूर्ति के पीछे पड़ा हुआ है। अब क्या है कि अब बांकेलाल को त्रिफला मूर्ति के बारे में कैसे पता चला, ये तो आपको जानने के लिए कॉमिक पढ़नी पड़ेगी, वो अपकमिंग पार्ट्स में पता चलेगा। बहुत मज़ा आया था ये सीक्वेंस पढ़ के। तो जो ये पार्ट है वो यहीं पे ही ख़त्म। तो भाग 2 में 5th 6th 7th और 8th पार्ट को कवर कर लिया। अब इसके नेक्स्ट भाग में मैं अगले 4 पार्ट्स को कवर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।